स्वागत है आप सबका ज्ञानगढ़ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे वीडियो रिवीजन सीरीज के डे 10 में। इसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी। जीएसडीपी तो जीएसडीपी राजस्थान की क्या होती है कि राज्य की सीमा में राज्य की जो भी राजस्थान में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं ना, उनका मौद्रिक मूल्य, यानी कि जैसे राजस्थान में जो जो भी उत्पादित हुआ है वस्तु और सेवा दोनों, तो उनका जो भी टोटल मिलाकर जो भी मौद्रिक मूल्य होगा वो राजस्थान की क्या कहलाएगी? जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो ये राजस्थान की कितनी है? ये है 9,06,294, यानी कि आपको शॉर्ट में याद रखना है कितना? 9.06 लाख करोड़। ठीक है। उसके बाद ये तो है स्थिर कीमतों पर। स्थिर और प्रचलित कीमतें क्या होती है? स्थिर कीमतें क्या होती है? एक प्रतिमान माना जाता है जिसको आधार वर्ष बोला जाता है। तो राजस्थान में जो जीएसडीपी का आधार वर्ष वो कितना है? 2011-12 है। तो उसके कंपैरिजन में देखा जाएगा कि उस समय जो मूल्य की प्राइस थी ना, उस समय जो भी मूल्य था वस्तुओं का, अगर उस समय ये उत्पादन होता तो कितना होता। तो ये स्थिर मूल्यों पर ये चीज देखी जाती है। ठीक है। तो स्थिर मूल्यों पर कितना है? वो है 9.06 लाख करोड़। और प्रचलित मूल्यों पर कितना है? प्रचलित यानी वर्तमान के मूल्य जो हैं, इनको मौद्रिक मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है। मौद्रिक मूल्य या नॉमिनल मूल्य, ये सब इसी के नाम है। नॉमिनल मूल्य, मौद्रिक मूल्य। तो ये इस पर कितनी है वर्तमान में? ये है 17.04 लाख करोड़। ठीक है। 17 पॉइंट, तो इसको 17 लाख करोड़ है। और ये कितनी है? तो ये 9.06 लाख करोड़ है। उसके बाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर। अब ये जो जीएसडीपी है पिछले वर्षों की तुलना में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो स्थिर कीमतों पर ये बढ़ी है कितनी? 7.82% की दर से। और प्रचलित कीमतों पर ये बढ़ी है 12.02 की दर से। ठीक है। एक बार और देखो, तो जीएसडीपी कितनी है राजस्थान की? अगर अब ना अपनी आंखें बंद करना और याद करने की कोशिश करना साथ के साथ। ठीक है। तो जीएसडीपी कितनी है राजस्थान की? स्थिर कीमतों पर कितनी है? 9.06 लाख करोड़। प्रचलित कीमतों पर कितनी है? 17.04 लाख करोड़। और उसके बाद अगर वृद्धि दर देखेंगे इनकी, तो स्थिर कीमतों पर कितनी है? 7.82। और इस पर मौद्रिक मूल्य पर या प्रचलित मूल्य पर कितनी है? 12.02। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सकल राज्य मूल्यवर्धन। सकल राज्य मूल्यवर्धन क्या होता है कि जो भी राजस्थान में वस्तुएं उत्पादित हुई है ना, इनमें जो है, अगर अपन जीएसवी निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जीएसडीपी, जो अपन ने ऊपर देखी जीएसडीपी, जो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो भी मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य, वो उसमें से क्या करेंगे? उत्पादन कर, जो भी हमने टैक्स लगाया ना, उसको तो ऐड कर देंगे उनमें, और उसमें उत्पादन के लिए जो सब्सिडी दी है ना, उसको घटा देंगे। ठीक है। देखो एक बार इसको, यही कहीं ये फॉर्मूला बहुत सी बार वो पूछ लेते हैं, तो उसको याद कर लो कि जीएसवीए का फॉर्मूला क्या होता है कि अपनी जीएसडीपी जो है ना, जीएसडीपी में क्या जोड़ देंगे अपन? टैक्स जोड़ देंगे। और क्या घटा देंगे? सब्सिडी घटा देंगे। ये जीएसवीए क्या होता है ना? टैक्स जोड़ दिया और सब्सिडी उसमें से घटा दी, ये जीएसवीए होता है। यानी कि अब देखो जीएसवीए क्या है कि जो भी योगदान है ना, जैसे कृषि हो गई, उद्योग हो गए, सेवाएं होगी, इन सबको मिलाकर जो भी है ना, उसमें से अगर जीएसडीपी हो गया, इनका जो भी उत्पादन हुआ वो जीएसडीपी हो गया। उसमें से अगर टैक्स तो क्या कर दिया? जोड़ दिया। और सब्सिडी घटा देंगे ना, तो अपना जीएसवी आ जाएगा। ये होता है। ठीक है। तो अब इसको क्या है ना, अलग अलग उसमें देखते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे 3 ही क्षेत्र होते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है? तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र होता है, यानी कि जहां से हमें कच्चा माल मिलता है। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं? उद्योग वगैरह, जहां पर इस कच्चे माल का जो है इसको वस्तुओं में बदला जाता है, खाद्य उपभोग योग्य वस्तुओं में बदला जाता है, विनिर्माण वगैरह किया जाता है। और तीसरा होता है सेवाएं, जिसमें क्या है? बैंकिंग क्षेत्र, ये सब आते हैं, जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है ना? तो अब जीएसवीए के टोटल कितना है वर्तमान में? जीएसवीए ये जो है स्थिर मूल्यों पर है ये। तो कितना है? 8.22 लाख करोड़। 8.22 लाख करोड़ अपना जीएसवीए है। तो जीएसवीए कितना है अपना? 8.22 लाख करोड़ तो जीएसवीए है। ठीक है। उसके बाद अगर एक बार और जीएसडीपी को रिवाइज कराऊं तो कितनी है? देखा, मन में याद करना एक बार, है ना? याद करो अपन ने क्या पढ़ा था। लगभग लगभग 17 लाख करोड़ तो अपनी कितनी है? कौन सी कीमतों पर है? प्रचलित कीमतों पर है 17 लाख करोड़, है ना? और स्थिर कीमतों पर कितनी है? 9 लाख करोड़। ठीक है ना? उसके बाद जीएसवीए कितना है? स्थिर कीमतों पर कितना है? एक बार और देखो, 8.22 लाख करोड़। और प्रचलित कीमतों पर कितना है? तो वो है 15.7 लाख करोड़।
कंफ्यूज नहीं हो ना, 2-3 बार पढ़ोगे देखोगे याद हो जाएंगे, फोटोजेनिक मेमोरी के उससे फोटो की तरह याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है स्थिर कीमतों पर? देखो ये तो कृषि है, तो कृषि पे योगदान कितना है? 26.54% का। कितना है? 26.54% का कृषि का हो गया। फिर उद्योग का निकालते हैं अपन, तो उद्योग का कितना है? 28.39%। ठीक है ना। उसके बाद सेवाओं का, सेवाएं कितनी है? तो सबसे ज्यादा परसेंट किसी का है? सेवाओं को ही है, 45.07%। ठीक है, एक बार और रिपीट करो, है ना। तो अपनी जीएसवीए सबसे पहले देखेंगे हम स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर यहां देख लेते हैं। ठीक है, जीएसवीए स्थिर कीमतों पर अलग अलग भाग की देखेंगे, अलग अलग उसकी। ठीक है, कृषि, उद्योग, सेवाएं। ठीक है, तो ये तो है स्थिर कीमतों पर, और यहां देख लेंगे प्रचलित कीमतों पर। तो प्रचलित कीमतों पर अपन ने देखा था सेवाएं कितनी थी? 45.07%। याद करो। अब कृषि वाली कितनी है? देखो एक बार और, कृषि वाला कितना है? 26.54, और उद्योग वाला 28.39। तो कृषि वाला कितना है? लगभग लगभग 26.54%, और ये 28.39%। ठीक है, कृषि का कितना है? 26.54, उद्योग का कितना है? 28.39, और सेवाओं कितना है? 45.07। अब प्रचलित क्षेत्रों में देखेंगे, प्रचलित क्षेत्रों में टोटल कितनी है? 15.7 लाख करोड़। स्थिर वाले में कितनी है? 8.22 लाख करोड़। और ये देखी थी अपन ने कितनी? 9.6 लाख करोड़ तो स्थिर पर, और प्रचलित पर कितनी? 17.04 करोड़, 04 लाख करोड़, है ना। अब प्रचलित कीमतों पर देखेंगे, तो कृषि प्रचलित कीमतों पर कितनी है? 26.92%। उद्योग, उद्योग कितने हैं प्रचलित कीमतों पर? 27.16। और सेवाएं कितनी है? 45.92। चलो प्रचलित पर देखते हैं। ये तो ये कितनी है? 45 है ना, तो इसी से इसको देख लो। तो ये कितनी है? 45 पॉइंट, इससे थोड़ी सी ज्यादा है, तो 45.92, है ना। ये वाली कितनी है? 26 है ना, तो ये भी 26 ही है, तो 26.92% ये हो जाएगी। ये अलग है थोड़ी सी, ये इससे कम है। ये लगभग देखो कितनी है, ये 27.16 है, ये 27.16%, इससे कम है ये याद रखना है ना। देखो एक बार और समझ लो इसको, जीएसवी को इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए यहीं कहीं याद कर लो इसको। तो स्थिर कीमतों पर सबसे पहले हम देखेंगे सेवाओं वाला, इजी है, सेवा वाला याद कर लो। दोनों का कितना कितना है? 45-45 है। ठीक है ना। स्थिर का कितना है? 45.07%, और प्रचलित का कितना है? 45.92%। अब इस 92 से ही क्या हो जाएगा ना, ऊपर वाला कितना है? 26 है। ठीक है, तो स्थिर पे कितना है? 26.54। अब प्रचलित पे क्या है? तो इधर 92 है ना, तो इधर भी हो जाएगा 26.92 या 26.92%। ठीक है, उद्योग वाले में क्या है? उद्योग वाले में प्रचलित का तो कम है और स्थिर का ज्यादा है, तो प्रचलित का कितना है? 28.39%। और प्रचलित वाले का कितना है? 27.16, इससे कम है ये। ठीक है, याद हो गया। अब आगे आओ, अब आता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है कि अपनी जो जीएसडीपी है ना, उसमें से मूल्य ह्रास जब घटा देंगे ना अपन, मूल्य ह्रास कम कर देंगे, तो वो कहलाता है अपना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, एनएसडीपी। एनएसडीपी यानी कि क्या है कि मान लो कोई भी चीज है, जैसे सरकार ने कोई भी चीज उत्पादित की, ठीक है, मान लो कोई कार ही है, ठीक है, कार ही उत्पादित की गई, तो कार का क्या होता है? 2 साल में ना मूल्य घट जाता है, मूल्य ह्रास हो जाता है। पहले थी 10 लाख की, अब 8 लाख की हो जाएगी। तो वो जो, इसी प्रकार सरकार द्वारा जो भी उत्पादित चीजें है ना, उनमें कमी आती है साल दर साल, तो उनमें जो अगर उसका मूल्य ह्रास घटा देते हैं, तो अपनी वो क्या आ जाती है? एनएसडीपी, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद आ जाता है। तो वो कितना है अपना? तो प्रचलित कीमतों पर तो कितना है? 15.2 लाख करोड़। ठीक है ना, 15.2 लाख करोड़। टोटल वाला कितना था? 17.04 लाख करोड़। ठीक है, और स्थिर कीमतों पर कितना है ये? तो ये कितना? 7.96 लाख करोड़। ठीक है, अब आ जाती है राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय। इसको अपन एक बार यहां देख लो, लेकिन आगे भारत के साथ कंपैरिजन करके आगे पढ़ेंगे इसको। तो स्थिर कीमतों पर कितनी है अपनी प्रति व्यक्ति आय? वो है 96,638। 2-3 बार यही रिपीट करो, 96,638। ठीक है,
और प्रचलित कीमतों पर कितनी है? 1,85,503, नहीं 1,85,053। ठीक है, तो इसको ये पीछे वाला नहीं भी याद रखो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन एक बार देख लेना ताकि वहां अगर ऑप्शन में आए तो याद आ जाए। ठीक है, तो ये लगभग कितनी है? तो 96,638। ठीक है, और ये कितनी है? 1,85,053, 1,85,053 और 96,638। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? एक एक बार दो दो बार और लिख लिख के याद कर लेना, याद हो जाएगा सारा डेटा। अब जीएसवीए को ना अलग अलग क्षेत्रों में तोड़ा है इन्होंने, है ना। देखो तो क्या क्या है जीएसवीए प्रचलित कीमतों पर, अपन ने ऊपर पढ़ा ही था। कृषि का कितना है? 26.92। इस 92 से अपने को सेवा का भी याद है 45.92, और उद्योग वाला उससे कम है स्थिर वाले से, तो कितना है ये? 27.16। ठीक है, और उसका लगभग लगभग 28 पॉइंट समथिंग है, याद रखना है, प्रचलित कीमतों पर, तो स्थिर कीमतों पर। ठीक है, फिर इनको अलग अलग क्षेत्रों में तोड़ा गया है कि भाई किसका योगदान कितना है। तो जैसे कृषि वाला 26.92 है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? पशुधन का, सबसे अधिक। ठीक है, लगभग लगभग कितना इसका, अगर 26.92 का निकालेंगे ना तो इसका इसमें से कितना है? लगभग लगभग 12.59% तो पशुधन का योगदान है जीएसवीए में। ठीक है, उसके बाद फसलों का है दूसरे नंबर पर 12.43, फिर वानिकी का है। ये क्रम याद रखना है, और सबसे कम है मत्स्य पालन का, ये क्रम याद रखना है। सबसे पहले किसका है? पशुधन का। ठीक है, दूसरे नंबर पर किसना है? किसका है? फसलों का। तीसरे नंबर पर वानिकी का, और चौथे नंबर पर मत्स्य पालन का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन सेवा क्षेत्र या औद्योगिक, उद्योग वाला देख लो। ठीक है, तो उद्योग वाला देखेंगे, ये तो है अपना कृषि क्षेत्र। जीएसवी में अलग अलग क्षेत्रों के योगदान, ये क्रम है, याद रखना है। सबसे पहले पशुधन का, कंफ्यूज नहीं होना, वरना अपन क्या करेंगे? फसल लगा देंगे, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर पर अगर उद्योगों का देखें अपन, उद्योग, तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है उद्योगों में? तो विनिर्माण का। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका है? विनिर्माण का। दूसरे नंबर पे निर्माण का, विनिर्माण फिर निर्माण का, फिर तीसरे नंबर पर खनन, और चौथे नंबर पर विद्युत का। ठीक है, सबसे पहले विनिर्माण, फिर निर्माण आएगा, फिर खनन आएगा, फिर विद्युत आएगा। अब अगर ऐसे ही सेवा क्षेत्र का देखें, सेवा क्षेत्र में किस किस का योगदान है? तो सबसे पहले सेवा क्षेत्र में किसका योगदान है? सबसे ज्यादा योगदान अगर देखेंगे तो किसका है? व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान ग्रहण का। ठीक है, व्यापार व होटल जलपान का है पहले नंबर पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा स्थावर संपदा, आवास, स्वामित्व, इन सब का। ठीक है, स्थावर संपदा इन सब का आ जाएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आ जाएगी अन्य सेवाएं। चौथे नंबर पे आ जाएंगी वित्तीय सेवाएं। पांचवें नंबर पे परिवहन आ जाएगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? लोक प्रशासन। ठीक है, एक बार और इस टेबल को देख लो। तो कृषि क्षेत्र का जीएसवीए कितना है प्रचलित कीमतों पर? 26.92%। उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका? पशुधन का। दूसरे नंबर पर फसलों का, तीसरे नंबर पर वानिकी का, चौथे नंबर पर मत्स्य पालन का। ठीक है, उसके बाद उद्योग क्षेत्र का जीएसवीए कितना है प्रचलित कीमतों पर? 27.16%। इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका? विनिर्माण का। दूसरे नंबर पर निर्माण का, तीसरे नंबर पर खनन उत्खनन का, और चौथे नंबर पर विद्युत का। ठीक है, फिर आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर जीएसवीए कितना? 45.92%। सबसे ज्यादा योगदान किसका? व्यापार, मरम्मत, होटल, जलपान ग्रहण का। दूसरे नंबर पर स्थावर संपदा, आवास, स्वामित्व, इन सब का। तीसरे नंबर पर अन्य सेवाएं आती हैं, चौथे पर वित्तीय सेवाएं, पांचवें पर परिवहन, और छठे पे लोक प्रशासन। ठीक है, चलो ये क्या है? वृद्धि दर दे रखी है प्रचलित और जीएसवी में वृद्धि दर प्रचलित और स्थिर कीमतों पर, कि किसमें अधिक। एक बार को पूछ लेते हैं आपसे किसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है, कुल कितनी वृद्धि हुई है, ऐसे। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो जीएसवीए में जो वृद्धि हुई है कृषि क्षेत्र में कितनी हुई है? 11.44% की प्रचलित कीमतों पर। इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी हुई है? आपको ये याद रखना है बस। ठीक है, सेवा क्षेत्र वाला सीधा सीधा स्टेटमेंट आएगा कि राजस्थान के जीएसवीए में प्रचलित कीमतों पर सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसमें हुई है? तो वो किसमें हुई है? सेवा क्षेत्र में। ठीक है ना, कितनी है? 12.92%, 29% की। उसके बाद स्थिर कीमतों पर भी सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है? वो ही है इसी में, सेवा क्षेत्र में 7.38% की।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रति व्यक्ति आय देखते हैं अपन, पर कैपिटा इनकम राजस्थान की और भारत की कंपेयर करके, इनकी वृद्धि दर भी देखेंगे कितनी कितनी है ये भी देखेंगे। इससे सीधा सीधा स्टेटमेंट क्वेश्चन बन के आएगा आपके। तो प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की कितनी है, ऊपर भी देखी था अपन ने 96,638, 96,638। ठीक है, और स्थिर कीमतों पर प्रचलित कीमतों पर तो है कितनी, 1,85,053। ठीक है, और स्थिर कीमतों पर है 96,638। ठीक है, चलो फिर वृद्धि दर आती है इसमें। तो प्रचलित कीमतों पर अपनी वृद्धि दर कितनी है, 11.04%। याद रखना है 11.04%। और स्थिर कीमतों पर कितनी है, 6.88%। यहाँ क्या याद रखना है ना आपको, यहाँ ये याद रखना है कि राजस्थान की स्थिर और प्रचलित कीमतों पर दोनों पर जो वृद्धि दर है ना वो भारत से अधिक है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम में राजस्थान की वृद्धि दर जो है ना वो भारत से ज्यादा है, याद रखना है दोनों में, प्रचलित की भी ज्यादा है अपनी और स्थिर की भी ज्यादा है। ठीक है ना। उसके बाद भारत से कंपेयर करेंगे तो भारत की प्रचलित कीमतों पर कितनी है, 2 लाख, लगभग लगभग 2,01,62 या 2 लाख याद रख लो। राजस्थान की कितनी है, 1,85,053। उसके बाद राजस्थान की उसकी देखेंगे स्थिर कीमतों पर देखेंगे भारत की, तो वो कितनी है, 1,12,000। और राजस्थान की कितनी है, 96,638, 96,638। ठीक है, याद हो गया। क्या क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि भारत की कंपैरिजन में राजस्थान की पर कैपिटा इनकम की जो वृद्धि दर है वो स्थिर और प्रचलित कीमतों पर दोनों पर उससे ज्यादा है, भारत से ज्यादा है राजस्थान की, है ना। और दूसरा ये याद रखना है कि पर कैपिटा इनकम दोनों भारत की ज्यादा है राजस्थान से। जैसे स्थिर कीमतों पर देखेंगे तो राजस्थान की कितनी है, 96,638, भारत की कितनी है, 1,12,000। और इस प्रचलित कीमतों पर देखेंगे राजस्थान की कितनी है, 1,85,000, लेकिन भारत की कितनी है, 2 लाख। ठीक है, चलो अब ये इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में नया डेटा आया था ये, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इस बार क्या किया है ना, सबसे पहली बार जिलों के वो की है, एक तो जीडीपी, कौन कौन से जिले की क्या क्या जीडीपी है वो, उसका डेटा निकाला है, और पर कैपिटा इनकम का डेटा निकाला है कि कौन से जिले की पर कैपिटा इनकम कितनी है, कौन से जिले की। ठीक है, तो ये याद रखना है, आरएस मेंस में भी पूछा इस बार ये, और अभी ये असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए जिनमें भी इकोनॉमिक सर्वे था सबसे पूछा, तो इस बार आएगा ही आएगा ये। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी और स्थिर कीमतों पर, सबसे पहले जिलों की जीएसडीपी देखेंगे। तो प्रचलित वालों में सबसे पहले पे कौन है, जयपुर। ठीक है, और स्थिर वालों में कौन सा है, जयपुर ही है। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर भी कौन सा है, अलवर है, इसमें भी अलवर है। तो आपको टॉप 2 जिले याद रखने हैं और ज्यादा कुछ याद रखने नहीं है। ठीक है, अगर टॉप 4 में देखोगे तो अलवर, जयपुर, अलवर, जोधपुर तो सेम ही है, अंतर सिर्फ इसमें है, प्रचलित में भीलवाड़ा है और स्थिर वाले में कौन सा है, अजमेर है। ठीक है, जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, प्रचलित वाले में कौन आ गया, भीलवाड़ा आ गया। ठीक है, प्रचलित वाली ज्यादा होती है, इसको ऐसे याद रख लो। ठीक है, स्थिर वाली अपन जैसे देखते हैं तो स्थिर वाली सबसे पहले की है ना, यानी कि 2011-12 की कंपैरिजन में देख रहे हैं इसको, तो इसमें कौन सा आ जाएगा चौथे नंबर पे, अजमेर। ए से याद रख लो इसको, ए। फिर ए के बाद आता है बी, तो बी वाली कौन से वाले में, बाद वाली में आएगा, यानी प्रचलित वाली में आएगा बी। शुरू के 3 सेम ही है, जयपुर, अलवर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, जोधपुर। ठीक है, जयपुर, अलवर, जोधपुर, जात से याद रख लो, जी ए जे। ठीक है, जयपुर, अलवर, जोधपुर से याद रख लो। ठीक है, इसका अंतर पता लगेगा, ट्रिक क्या है, अजमेर ए तो स्थिर वाली में आएगा सबसे पहले वाली में, यानी कि जो 2011-12 की कंपैरिजन वाली है। प्रचलित वाली में क्या आ जाएगा, भीलवाड़ा, बी से। ठीक है, उसके बाद ये आएगी पर कैपिटा इनकम जिलों की स्थिर और प्रचलित कीमतों पर, ये आरएस मेंस में पूछा था। ठीक है, चलो प्रचलित कीमतों पर कितनी है, सबसे पहले कौन सा आएगा प्रचलित कीमतों में, अलवर, दोनों में। पर कैपिटा इनकम में प्रचलित में भी कौन है, अलवर है, और स्थिर में भी कौन सा है, अलवर है। ठीक है, लेकिन प्रचलित वाले में दूसरे पे कौन सा है, ए आ गया, फिर उसके बाद बी आ जाएगा, बी यानी भीलवाड़ा। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा जयपुर, और चौथे पे आ जाएगा अजमेर। ठीक है, ए बी जे, ए बी जे से याद रख लो, कैसे देखो, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर। स्थिर वाले में क्या है, सबसे पहले अलवर ही आएगा, दूसरे पे लेकिन जयपुर आ जाएगा स्थिर वाले में। ठीक है, तीसरे पे राजसमंद, और चौथे पे भीलवाड़ा। ठीक है, एक बार और देखो,
दोनों ही देखते हैं। प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद जिलों की, प्रत्येक कौन से जिले की सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कौन से जिले की है, तो जयपुर की है सबसे ज्यादा। ठीक है, स्थिर कीमतों पर भी जयपुर की है। शुरू के 3 जिले दोनों में सेम है, जयपुर अलवर जोधपुर, JAJ, जयपुर अलवर जोधपुर। अलग कौन कौन सी है, स्थिर वाली में पहले आता है स्थिर, तो ए आ जाएगा यानी कि अजमेर। और प्रचलित वाली में क्या होता है, बाद में आती है, तो उसमें बी आ जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है, और अगर वृद्धि दर देखेंगे ना इनमें, तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसकी है, 15.16% अलवर की। ठीक है, दोनों में ही, प्रचलित और स्थिर कीमतों में दोनों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसने की है, अलवर ने की है सबसे ज्यादा वृद्धि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जीएसटी पे वो देखेंगे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में दोनों में टॉप पर कौन है, हमने देख ही लिया अलवर। अब प्रचलित वाले याद करेंगे अपन, तो अलवर ए के बाद प्रचलित वाले में आ जाएगा बी, बी यानी भीलवाड़ा। ठीक है, उसके बाद जयपुर, तीसरे नंबर पे जयपुर और चौथे पे अजमेर। तो अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर। फिर उसके बाद स्थिर वाले देखेंगे, तो स्थिर वाले में अलवर, अलवर के बाद लेकिन अब इसमें कौन सा आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा। फिर राजसमंद और फिर भीलवाड़ा। ठीक है, चलो अब ये राजस्थान के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको मोटे मोटे पता है, लेकिन एक बार और रिवीजन के लिए अपन देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 2011 के अनुसार, तो वो कितना है 3,42,000, आपको पता ही है 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का कितना है ये, तो भारत का कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहीं से आपको ये भी है राजस्थान कितने क्षेत्रफल पर है भारत के, तो 10.41% पर है। उसके बाद जनसंख्या देखें अपन 2011 की जनगणना के अनुसार, तो राजस्थान की कितनी है 6.85 लाख करोड़, 85 लाख, अरे 6.85 या 85 लाख। ठीक है, उसके बाद भारत की कितनी है 121 करोड़। दशकीय वृद्धि दर देखते हैं अपन 2001 से और 2011 की जनगणना में कितनी दशकीय वृद्धि दर हुई है, तो राजस्थान की कितनी दशकीय वृद्धि दर है 21.3%। और राजस्थान भारत की कितनी है 17.7%, 21.3 और भारत की कितनी 17.7%। जनसंख्या घनत्व पता ही है अपने को, राजस्थान में कितना है 200, भारत में कितना है 382। इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, याद रखना ही है। फिर कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि भारत में और राजस्थान में कितनी कितनी शहरी जनसंख्या है और ग्रामीण जनसंख्या है। तो शहरी जनसंख्या राजस्थान में कितनी है 24.9%, भारत की कितनी है 31.2%। उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या देखें तो राजस्थान की कितनी है ग्रामीण जनसंख्या, 24 वाले में से 100 में से घटा दोगे 24.9 को, तो कितनी आ जाएगी 75.1%। भारत की कितनी है 68.8%। ठीक है, तो यहाँ एक फैक्ट और ये बन जाता है कि राजस्थान में जो ग्रामीण जनसंख्या है ना, वो भारत की कंपैरिजन में ज्यादा है, यानी कि राजस्थान में गाँव में लोग ज्यादा रहते हैं भारत के कंपैरिजन में। उसके बाद अनुसूचित जाति की जनसंख्या, यानी कि एस की जनसंख्या राजस्थान में कितनी है 17.8%, भारत में कितनी है 16.6, यानी कि राजस्थान में कंपैरिजन में, भारत के कंपैरिजन में देखेंगे तो ज्यादा एससी शेड्यूल अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। उसके बाद एसटी अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है राजस्थान में 13.5%, भारत में कितनी है 8.6%। यानी कि राजस्थान में एससी और एसटी पॉपुलेशन जो है ना, उनकी जनसंख्या का कंपैरिजन देखेंगे अपन, जनसंख्या के अनुपात का अगर तुलना करेंगे तो भारत की तुलना में अधिक है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ लिंगानुपात पे, तो लिंगानुपात कितना है महिलाओं प्रति पुरुष, मतलब 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो लिंगानुपात राजस्थान में कितना है 928, भारत में कितना है 943, भारत से कम है राजस्थान का। बाल लिंगानुपात देखेंगे तो 2011 के अनुसार तो राजस्थान में कितना है 888, 888, और भारत का कितना है 919। साक्षरता दर प्रतिवर्ष देखेंगे, मतलब साक्षरता दर देखेंगे तो वो राजस्थान की कितनी है 66.1%, भारत की कितनी है 73% या 73.0%, जो भी देखो। फिर पुरुषों की साक्षरता दर राजस्थान में कितनी है, तो वो कितनी है 79.2%, 79.2%। ठीक है, और भारत की कितनी है 80%। उसके बाद महिलाओं की देखेंगे तो 52% है राजस्थान में, और भारत में कितनी है 64%। यहाँ एक चीज और 52.1, तो ये जो अंतर है ना पुरुष और महिला साक्षरता का, लगभग लगभग ये 27% का, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा है। भारत में अगर पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा किस राज्य का है, तो भारत में उस चीज का है राजस्थान का है। ठीक है, फिर कार्य सहभागिता दर, ये RS 2021 के प्री में पूछा था। ठीक है, कार्य सहभागिता दर यहीं से सीधे सीधे उठ के ये याद रखना है, राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कितनी है 43.6%, भारत में कितनी है ये 39.8%। राजस्थान की कार्य सहभागिता दर भारत की तुलना में अधिक है, कितनी है 43.06%, 43.6%।
राजस्थान की कितनी है, भारत की कितनी है 39.8, और राजस्थान की कितनी है 43.6। ठीक है, राजस्थान की कितनी 43.6, भारत की कितनी 39.8। फिर इसके बाद अशोधित जन्म दर वगैरह ये सब जो है ये कोई ज्यादा काम का है नहीं, ये सब इनमें से मुश्किल ही पूछेंगे वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा राजस्थान ने क्या है 2029 तक क्या रखा है, 300 बिलियन डॉलर की, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर का रखा है। ये सीधा सीधा पटवारी में पूछा, और भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राजस्थान ने 2029 तक अपनी अर्थव्यवस्था को कितने बिलियन डॉलर का, तो 350 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है हमने कि 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है अपने को। ठीक है, वर्तमान में कितनी है अपनी, अपन ने देखी थी 17.17 लाख करोड़, है ना। ठीक है, इसके लिए जो है ये रणनीतिक स्तंभ बनाए, ये एक बार देख लेंगे मोटा मोटा, वैसे नहीं पूछेंगे इनमें से कोई सा भी। तो क्या है कि भाई आर्थिक विकास इसकी नींव रखेंगे अपन, क्षेत्रीय परिवर्तन, प्रत्येक जो भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है ना, कौन कौन से क्षेत्र, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, इनमें तेजी लाएंगे, इनमें वृद्धि दर में इनकी में। फिर पूंजी निर्माण, अब चाहिए अपने को तो बुनियादी ढांचे का पूंजी का निर्माण करना ही पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। तो फिर मूल्य स्थिरीकरण, मतलब राजस्थान में जो भी मूल्य है चीजों का उनको स्थिर करना है ताकि आर्थिक गति को बढ़ावा दिया जा सके। फिर राजकोषीय प्रबंधन, राजस्थान का बजट जो है, बजट का घाटा वगैरह कम करना, ये सब चीजें। फिर वित्तीय सेवाएं आती हैं पूंजी तक पहुंचाने के लिए, जैसे बैंक वगैरह के से ऋण आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। और फिर एक समावेशी विकास, यानी पर्यावरण के साथ विकास। ठीक है, समावेशी विकास के लिए 10 संकल्प दिए हैं राजस्थान सरकार ने। कौन कौन से 10 संकल्प है वो, सुशासन, 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे का विकास, जीवन की गुणवत्ता में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, कृषि का विकास करना, औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना, पर्यटन कला संस्कृति को प्रोत्साहन, सतत विकास, मानव संसाधन, सामाजिक सुरक्षा, ये सब है। एक बार मोटे मोटे देख लेना, इनमें से कोई 10, सिर्फ ये याद रखना कितने संकल्प दिए हैं, 10 संकल्प दिए हैं। ठीक है, अब आता है अपना क्या, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। ठीक है, तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या होता है कि जो भी स्थायी पूंजियों का निर्माण किया जाता है ना, सकल स्थायी, यानी कि जैसे सड़क बना दी, पुल बना दिए, ये सब देखो। सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या है कि निर्माण के वर्ष के दौरान जो भी सर्जित कुल परिसंपत्तियां है ना, वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि जैसे सड़क बना दी, उसके बाद पुल बना दिए, डैम बना दिए, जो भी स्थायी पूंजियां है ना, जो बेसिकली क्या है कि लंबे समय तक चलेंगी, अब वो सारी आती है। ठीक है, तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण कीमत, प्रचलित कीमतों पर तो कितना है राजस्थान का, 4.48 लाख करोड़, जीडीपी का लगभग कितना 29%, 29.45%। ठीक है, जीडीपी का कितना है 29.45%, 4.48 लाख करोड़। वृद्धि दर कितनी है इसकी, सीधा सीधा पूछेंगे वो कि राजस्थान की सकल स्थायी पूंजी निर्माण की वृद्धि दर कितनी है, तो वो कितनी है 11.65%। उसके बाद निजी क्षेत्र का योगदान इसमें अधिक है, कितना है, निजी क्षेत्र ज्यादा पूंजियों का निर्माण कर रहा है अपने यहाँ, वो कितना है 78.27, और सरकारी कितने हैं 21.73%। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। ठीक है ना, सकल स्थायी पूंजी निर्माण यानी कि जो स्थायी पूंजियों का निर्माण किया जा रहा है वो कहलाता है। तो प्रचलित कीमतों पर तो कितना है ये अपना 4.48 लाख करोड़ है, जो कि जीडीपी का कितना है 29.45%। उसके बाद इसकी वृद्धि दर कितनी है 11.65%, और निजी क्षेत्र के लिए कितना है ये 78.2, सबसे ज्यादा निजी क्षेत्र का ही है। और उसके बाद सरकारी कितना है 21.73%। अब क्षेत्रवार देखेंगे सकल स्थायी पूंजी निर्माण कौन कौन से क्षेत्र में कितना है, ये रैंकिंग के हिसाब से इसको याद रखना। ठीक है ना, इसकी रैंकिंग याद रखनी ही है। तो निर्माण सबसे पहले, सकल स्थायी पूंजी निर्माण सबसे ज्यादा कहाँ किया जा रहा है, निर्माण क्षेत्र में ही किया जा रहा है। ठीक है, तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण सबसे सबसे पहला कौन आ जाएगा, निर्माण है ना, तो इससे पहले ही सबसे पहले ही क्या आ जाएगा, निर्माण क्षेत्र। फिर दूसरा कैसे याद रखना है, निर्माण किसका करते हैं अपन, जैसे अपन को निर्माण कराएंगे तो कहाँ कराएंगे, तो आवासीय भवन, मान लो आप घर बना रहे हो तो ठीक है, दूसरा किसका किया जाएगा, दूसरे नंबर पर निर्माण, दूसरे नंबर पर आवासीय भवन, तीसरे पे फिर लोक प्रशासन आ जाएगा, और चौथे पे विनिर्माण, और पांचवे पे विनिर्माण ही आता है ये वाला ट्रेड होटल ये वाला, और छठे पे आता है कृषि। ठीक है, और सातवें विद्युत गैस जलापूर्ति। अब देखो एक बार और इसको, तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण, तो निर्माण से निर्माण हो गया, यानी पहले पे कौन सा आएगा, निर्माण आएगा। दूसरे पे कौन सा आ जाएगा, आवासीय भवन आ जाएंगे दूसरे पे। ठीक है, तीसरे पे कौन सा आ जाएगा, लोक प्रशासन आ जाएगा। चौथे पे कौन सा, विनिर्माण आ जाएगा। पांचवे पे कौन सा, वही विनिर्माण वाला ही है, याद रहे। फिर कृषि आ जाएगा, फिर विद्युत आ जाएगा। ये आरएस में अभी 2025 वाला जो आरएस प्री था उसमें पूछा था ये। ठीक है ना, देखो एक बार और, निर्माण, अब मन में बोलो क्या था, आवासीय भवन,
तीसरे पे कौन सा आ जाएगा? लोक प्रशासन। चौथे पे विनिर्माण। पांचवे पे कृषि। और छठे पे विद्युत गैस जलापूर्ति। ठीक है, निर्माण, आवासीय भवन, लोक प्रशासन, विनिर्माण, कृषि, विद्युत गैस जलापूर्ति। फिर राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो भी थोक मूल्य है ना वस्तुओं के, उसके आधार पर। तो इसका आधार वर्ष कितना है? तो इसका है 1999, 2000 आधार वर्ष है इसका। फिर जारीकर्ता कौन है? आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय, मासिक आधार पर जारी किया जाता है। इसमें 3 वस्तुएं होती है, 3 प्रकार की: प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन शक्ति और विनिर्मित वस्तुएं। ठीक है, तो प्राथमिक वस्तुओं में कृषि क्षेत्र और खनिज दोनों मिला के होते हैं। इसमें संख्या देखो, तो प्राथमिक वस्तुओं की संख्या कितनी है? 75। ईंधन शक्ति, प्रकाश इस स्नेह की संख्या कितनी है? 10। विनिर्मित उत्पादों की संख्या कितनी है? 69। टोटल कितने हैं? 154। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी है? प्राथमिक वस्तुएं 75। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? विनिर्मित उत्पाद, उनकी संख्या कितनी है? तो 69, है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सा है? ईंधन शक्ति, प्रकाश और उप स्नेह, किसकी संख्या कितनी है? 10। इसमें अगर सर्वाधिक योगदान देखेंगे ना, बाहर कितना है सर्वाधिक, तो वो किसका है? ईंधन शक्ति का है। कितना? 49%, लगभग लगभग 50 ही होगा, 49.85। तो आधा किसका है? ईंधन शक्ति, जिनकी संख्या कितनी है? 10। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर इस बार किसकी रही है? वो रही है प्राथमिक क्षेत्र की। ठीक है, तो सिर्फ एक चीज, 2-3 चीज याद रखनी है। WPI का राजस्थान का आधार वर्ष कितना है? तो 1999, 2000 है। जारी कौन करता है? आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय करता है, मासिक आधार पर। इसमें प्राथमिक वस्तुओं का भारांश कितना है? तो 75 है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ईंधन शक्ति प्रकाश आता है, जिसका सर्वाधिक भारांश है कितना? लगभग 50%, और संख्या कितनी है इसमें? 10। फिर और सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसकी रही है? प्राथमिक क्षेत्र की रही है। इसका कुल आकार देखेंगे तो कितना है? 394.68। ठीक है, 394 है इसका कुल आकार। वृद्धि दर कितनी रही है इसकी? टोटल कितनी रही है? 1.75% की वृद्धि दर से बढ़ा है ये। फिर भारत में WPI कितना है? तो 153 है, और वृद्धि दर कितनी? 1.72% है। फिर अभी हाल ही में ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है ये, कि अभी हाल ही में आधार वर्षों को परिवर्तित किया है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार ने आधार वर्षों को, जो आधार वर्ष है ना, बेस ईयर, जिनके कंपैरिजन में अपन स्थिर स्थिर कीमतें होती हैं, तो स्थिर कीमतों पर जो अपन निकालते हैं वो वाला, तो वो आधार वर्ष चेंज की है। GDP का कितना है? तो अब वो 2011-12 से कितना कर दिया है? 22-23 कर दिया है। ठीक है, और CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो WPI होता है जो कि होलसेल पर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कि अपन जिस भी कीमत पर वस्तुएं खरीदते हैं ना, जैसे पार्ले जी का पैकेट अपन ने 5 रुपए में खरीदा, अगर होलसेल में वो 4 का मिल रहा है ना, तो WPI में 4 रुपए गणना करेंगे उसकी। लेकिन महंगाई की गणना अगर CPI, उपभोक्ता के हिसाब से करेंगे ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, तो उसको 5 रुपए कंसिडर करेंगे अपन। तो वो CPI का पहले कितना था? 2012, उसको कितना कर दिया है? 23-24। ठीक है, और IIP, इंडस्ट्रियल प्राइस, जो है इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्राइस या प्रोडक्शन। ठीक है, यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, IIP होता है ये, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो उसका जो पहले कितना था? 2011-12, उसको कितना कर दिया है? 22-23। तो दो का, GDP का और IIP का तो कितना है? 2022-23। और CPI का कितना कर दिया है? 23-24। ठीक है, अब आ जाओ राजस्थान का CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, क्या होता है बता ही दिया। उपभोक्ता की जो भी कीमतों पर वस्तु, उसके आधार पर अपन देखते हैं। तो ये सूचकांक है, ये 3-4 भागों में बांटते हैं इसको। ठीक है, देखो टेबल बना लेते हैं, तो इसको 4 भागों में बांटते हैं अपन। CPI IW, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर, जो भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में वर्कर काम करते हैं ना, उनके लिए CPI अलग निकलता है। उसका आधार वर्ष कितना है? 2016। इसको जारी कौन करता है? श्रम ब्यूरो करता है। फिर CPI एग्रीकल्चर लेबर, और CPI रूरल, रूरल, ठीक है, एग्रीकल्चर यानी शहरी मजदूर, अर्बन लेबर है, सॉरी, है AL। ठीक है, और RL से क्या है? ग्रामीण मजदूर। ठीक है, इनके लिए आधार वर्ष कितना है? 1986-87, और श्रम ब्यूरो ही जारी करता है इसको। फिर CPI संयुक्त आता है, उसका आधार वर्ष 2012 है, और NSO जारी करता है। ये काम का, ज्यादा काम का ये रखना है। CPI IW जो है ना, इंडस्ट्रियल वर्कर, उसको देश भर के 28 चयनित औद्योगिक केंद्रों के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, 88 है ना, 28 नहीं 88 है। तो इसमें राजस्थान के 3 है शामिल। ठीक है, कौन कौन से?
जयपुर सबसे, वही राजस्थान की जहां भी इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ रही है ना वो होंगे। तो सबसे पहला कौन सा है? नंबर 1 जयपुर। दूसरे नंबर पे कौन सा है? अलवर। तीसरे नंबर पे कौन सा है? भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा और जयपुर आपको याद ही है दोनों। भीलवाड़ा राजस्थान की मैनचेस्टर सिटी उद्योग है, तो इस कारण से औद्योगिक केंद्रों में शामिल रहेगा ही। जयपुर रहता ही एक है अजमेर, अलवर। पहले क्या था? अजमेर था, उसकी जगह कौन सा कर दिया? अलवर कर दिया, क्योंकि अब अलवर नया राजस्थान का औद्योगिक नगर के रूप में उभर रहा है। वो सब है यहाँ पर राजस्थान के जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये सब बन रहे हैं वो यहीं पर बन रहे हैं। फिर अगला डेटा अपना आता है निर्यात का। राजस्थान कितनी चीजों का निर्यात कर रहा है, कितना क्या है, कौन सी रैंकिंग है, क्या है। तो ठीक है, तो राजस्थान का कुल निर्यात कितना हो रहा है? 83,704 करोड़ रुपए। अगर सीधा सीधा वो पूछे कि 2023-24 में जो निर्यात का आंकड़ा है वो कितना है राजस्थान का, तो वो कितना है? 83,704 करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछे अभी हाल ही में कि ये लेटेस्ट डेटा है, केंद्र सरकार ने नवीनतम आंकड़ों में 2024-25 का अगर पूछा ना, तो कितना है अपना? बढ़कर कितना हो गया है? 97.17 है ना, 97,171 करोड़ पहुंच गया है वो। पहले कितना था? 83,704। अब कितना हो गया है? 97,171। ठीक है, दोनों याद रखने, 83,704 और 97,000 करोड़। ठीक है, इनकी शीर्ष 5 वस्तुएं देखेंगे अपन और इनकी परसेंटेज। ठीक है ना, तो सबसे पहली कौन सी है? तो इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं। नंबर 1 पे कौन सी है? इंजीनियरिंग वस्तुएं। दूसरे पे कौन से हैं? रत्न एवं आभूषण। ठीक है, तीसरे पे कौन सी है? धातु। चौथे पे क्या है? कपड़ा। और पांचवे पे हस्तशिल्प। ठीक है, इनके क्या है ना, परसेंट है ना, ये भी याद रखने हैं क्या, बहुत सी बार वो परसेंटेज भी पूछ लेते हैं ये। ठीक है ना, चलो, इनसे ही होने वाला राजस्थान में योगदान कितना है? 65% का है। अब देखो इनको याद करते हैं अपन कैसे कैसे होंगे। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा परसेंट कितना है? 19%, लगभग 19% किसका हो रहा है? इंजीनियरिंग वस्तु का हो रहा है, तो ई से याद रख लो। उसके बाद रत्न एवं आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी, तो ई जे। फिर धातु, एम, मेटल। फिर कपड़ा, टेक्सटाइल। और हस्तशिल्प। ठीक है, तो अब ई सिर्फ एक टॉप वाला याद रख लो, ई। उसके बाद वालों को याद रख लो, जे एम टी एच। ठीक है, जे एम टी से याद रख लो, जे एम टी, टी का डी कर सकते हो, जय माता दी ऐसे याद रख लो, जय माता दी, जे एम टी है ना। और हाथ जोड़कर, ऐसे हाथ जोड़कर बोलते हैं तो एच हो जाएगा। ठीक है, तो ई से इंजीनियरिंग, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न एवं आभूषण। एम से मेटल यानी धातु। टी, टी से टेक्सटाइल है, तो टी को अपन डी से वो कर रहे हैं, तो टी से टेक्सटाइल हो जाएगा। और एच यानी हैंडक्राफ्ट, हाथ जोड़कर। ठीक है, ई ने हाथ जोड़, ई ने क्या किया? जय माता दी बोला, हाथ जोड़कर, ऐसे याद रख लो, कैसे भी रख लो। ठीक है, तो ई, जे एम टी, एच। ई से इंजीनियरिंग, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी यानी रत्न एवं आभूषण। में से मेटल यानी धातु। एच से हैंडीक्राफ्ट है ना। टी से टेक्सटाइल हो जाएगा, कपड़े। ठीक है, ये देखो, ये इनके बारे में दे रखा है, ये एक एक बार देख लेना कौन से कितना लाख करोड़ है, इतना कोई याद नहीं रखना, ये सारे दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन ऊर्जा क्षमता पे। तो राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो वो कितनी है? 26,325। 26,325। इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? थर्मल का है। फिर राजस्थान की स्वच्छ एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति आई है अभी 2024 में, राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई है स्वच्छ ऊर्जा, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। ठीक है, तो इसका क्या योगदान है, क्यों लाई गई है? कि भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लगाना है, राष्ट्रीय लक्ष्य है भारत सरकार। तो उसमें राजस्थान सरकार कितना योगदान देना चाहती है? 125। तो सबसे पहला क्या याद रखना है कि अपनी जो एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति है ना, इसका लक्ष्य कितना है? तो अपना कितना लक्ष्य है इसका? 125 गीगावाट का लक्ष्य है इसका, है ना। इसको 3 भागों में बांटा है 125 गीगावाट का। ठीक है, तो 90 गीगावाट तो किसका है? सौर ऊर्जा का। ठीक है, उसके बाद 25 गीगावाट किसका है? पवन ऊर्जा का। और 10 गीगावाट क्या है? तो 10 गीगावाट की भंडारण क्षमता स्थापित करनी है अपने को। ठीक है, स्टोरेज करना है 10 गीगावाट का। ठीक है, तो 125 गीगावाट, 90 सौर ऊर्जा, 25 10, 90 25 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन दिसंबर 2024 तक उत्पादन देखेंगे ना, तो अपन ने कितना कितना किया है? तो सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना है अपना? 5209 मेगावाट। ठीक है, 5209 या 5209 मेगावाट। सौर ऊर्जा कितना है? 24,776। 5209 तो कितना किसका है? पवन ऊर्जा का। 24,776 कितना है? सौर ऊर्जा का। बायोमास का कितना है? 105।
ठीक है, मेगावाट है ये, गीगावाट नहीं है। ठीक है, मेगावाट ही है सारे ये। फिर ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाई थी राजस्थान सरकार, उसमें क्या है अपने को प्रतिवर्ष कितना 200 किलो टन प्रति ईयर KTPA। ठीक है, KTPA इसको हाइड्रोजन ऊर्जा की नापने की इकाई है, किलो टन पर ईयर। तो 2000 का लक्ष्य रखा है। ये सीधा सीधा पूछेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन में हमने प्रतिवर्ष का कितने का लक्ष्य रखा है, तो 2000 का। एक बार और रिपीट करो, ठीक है, आंखें बंद करके एक बार अपने आप याद करो। ठीक है, तो पवन ऊर्जा कितनी है अपनी 5209 मेगावाट। ठीक है, उसके बाद सौर ऊर्जा कितनी है अपनी 24,776। बायोमास ऊर्जा कितनी है 150। अपन ने स्वच्छ ऊर्जा नीति जो है उसमें कितने का लक्ष्य रखा है 125 गीगावाट का। उसको किसमें बांटा है 90-25-10। 90 किसका सौर ऊर्जा का, 25 किसका पवन ऊर्जा का, और 10 किसका है तो अपने स्टोरेज जो अपन स्थापित करेंगे भंडारण क्षमता। ठीक है, उसके बाद सड़कों का डेटा आता है, ये बहुत सी बार पूछ लेते हैं वो लोग। तो अपनी जो है ना सबसे ज्यादा सड़कें कौन सी है, ग्रामीण सड़कें हैं सबसे नंबर 1। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, अन्य जिला सड़कें। तीसरे नंबर पर मुख्य जिला सड़कें। चौथे नंबर पर राज्य मार्ग राजमार्ग, और पांचवें नंबर पर क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, सबसे कम कौन से अपने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, सबसे लंबाई किसकी है ग्रामीण सड़कों की है। ठीक है, तो ग्रामीण सड़कें, अन्य जिला सड़कें, मुख्य जिला सड़कें, राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, उसके बाद मिशन हरियालो राजस्थान आता है जुलाई 2025-24 में। इसमें क्या है बुनियादी हरित बुनियादी ढांचे के पहल के तहत हरियाली क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। तो 5 वर्षों में जो है कितने का निवेश किया जाएगा 4000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। फिर अपने ये जनसंख्या है, ये पॉलिटी में उसमें क्या कहते हैं ज्योग्राफी में पढ़ते हो आप, यहाँ भी देख लो। तो सबसे पहले शहरीकरण की दर देखते हैं अपन। ठीक है, तो भारत में कितनी है वही 31.14%, और राजस्थान में कितनी है 24.87, जिसको अपन ने 24 पॉइंट लगभग 24.9 मान लेते हैं अपन, है ना। ठीक है, 2031 तक ये बढ़तर कितनी हो जाएगी 2031 तक भारत की तो हो जाएगी कितनी 37% के आसपास, और राजस्थान की 27% के आसपास। लिंगानुपात है, राजस्थान कितना है 928, ऊपर देखा ही था अपन ने। शहरी कितना है राजस्थान का 2011 के अनुसार 914। ठीक है, और ग्रामीण कितना है 933। ठीक है, शहरी कितना है 914, ग्रामीण कितना है 933। तो उसके बाद ये देखो उच्चतम जो शहरी लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा किसका है टोंक का 985। ठीक है, टोंक 985। ठीक है ना, और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात किसका है जैसलमेर का 807। ठीक है ना, टोंक का सबसे ज्यादा 985, न्यूनतम किसका है जैसलमेर का 807। उसके बाद बच्चों वाला देखते हैं, तो अपन राजस्थान का टोटल कितना है बच्चों की, ये तो जनसंख्या का परसेंट है, ये कोई याद नहीं रखना। लिंगानुपात पे आ जाओ, बाल लिंगानुपात राजस्थान में कितना है 888। ठीक है, जिसमें शहरी कितना है 874, ग्रामीण कितना है 892। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक शहरी लिंगानुपात में ये अभी उसमें पूछा था फर्स्ट ग्रेड वाले में। ठीक है, सबसे ज्यादा शहरी जो बाल लिंगानुपात है ना वो किसका है नागौर का, और न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात किसका है तो धौलपुर का। ठीक है ना, नागौर का मैक्सिमम 907, धौलपुर का मिनिमम 841। ठीक है ना, उधर देखे तो ऊपर जो थे टोटल लिंगानुपात के उसमें आंकड़ों में देखा तो टोंक का सबसे ज्यादा, जैसलमेर का सबसे कम। ठीक है ना, टोंक का सबसे ज्यादा, और इधर देखेंगे अपन तो सबसे ज्यादा किसका है नागौर का, और दूसरे नंबर पर धौलपुर का। ठीक है, चलो फिर साक्षरता दर ग्रामीण और शहरी, ऊपर वाले तो देख ही लिया था अपन ने भाई। टोटल कितनी है लगभग 66.6, पुरुषों कितनी 79, महिलाओं कितनी 52। सबसे ज्यादा अंतर है इनका। अगर साक्षरता दर देखेंगे अपन तो 2011 से 1961 से 2011 तक लगातार वृद्धि हुई है राजस्थान की साक्षरता दर में। टोटल कितनी है ये रही 66.11। ग्रामीण और शहरी के देखेंगे तो ग्रामीण कितनी है 61.40, और शहरी कितनी है 79.70। ठीक है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले देखेंगे तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता किसकी है तो उदयपुर की है। ठीक है, और न्यूनतम शहरी साक्षरता किसकी है तो नागौर की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले जिले, आपको तो 10 लाख वाले याद रखने हैं। ठीक है, 10 लाख वाले जो है ना 2011 की जनगणना अनुसार अपने 3 ही जिले हैं जिनकी 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, जयपुर, जोधपुर और कोटा। ठीक है, JJK, जयपुर, जोधपुर, कोटा, इनकी है 10 लाख से अधिक। और न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है तो उसकी जिसकी 1 लाख से वो कौन सा है तो बांसवाड़ा है, उसकी 1 लाख ही है। शहरीकरण की दृष्टि से सबसे ज्यादा कहाँ शहरीकरण हो रहा है तो कोटा में। कितने लोग हैं वहां पर 60.31% लोग शहरी हैं। दूसरे नंबर पर कौन है जयपुर है। ठीक है, कोटा और जयपुर। कम है तो सबसे ज्यादा कम कहाँ हो रहा है जालोर में हो रहा है
3% लोग ही शहरी है वहाँ पर। सबसे ज़्यादा कोटा में, फिर जयपुर में, सबसे कम कहाँ पर है, जालौर में। चलो, फिर पलायन आता है। पलायन क्या होता है कि भाई गांव के लोग जो है ना, रोजगार की तलाश में या अन्य कारणों से शहरों में जाते हैं। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है अपने गाँवों की जगह जयपुर वगैरह, कोटा, ऐसी कई सिटीज में रह रहे हैं, तो ये पलायन कहलाता है। तो इसका कारण क्या है? पुरुषों के लिए तो रोजगार है, रोजगार, शिक्षा, ये सब पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए क्या है? वैवाहिक कारण है। महिलाएं शादी करके सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है महिलाओं का, ठीक है। पुरुषों के लिए क्या है? रोजगार है। तो भारत में कितना होता है? ये लगभग लगभग 794 लाख, ठीक है। पुरुष कितने पलायन कर रहे हैं इसमें? इसमें से पुरुषों का पलायन कितना है? 45.06, और महिलाओं कितना है? 21.80%। राजस्थान में कितने हैं? 32 लाख लोग हैं बाहर रह रहे हैं, ठीक है। 4%, कुल जनसंख्या का 4%। पुरुषों का कितना पलायन हो रहा है? 49.16, और महिलाएं कितनी है? 59.11%, ठीक है। फिर शहरी आवासों की स्थिति वगैरह है। राष्ट्रीय स्तर पर शहरी आवासों में लगभग लगभग 68% लोग अच्छी स्थिति में है, ठीक है। 3 भाग हैं इसके: अच्छी स्थिति, रहने योग्य, और जीर्ण शीर्ण स्थिति। तो राजस्थान में अच्छी स्थिति में कितने हैं? लगभग लगभग 68.9%। रहने योग्य में कितने हैं? 29.3, और जीर्ण शीर्ण में कितने हैं? 1.8%। फिर आता है कृषि क्षेत्र, ठीक है। कृषि क्षेत्र में जीवी है, ये अपना वही ग्रो है ना, ठीक है। मूल्यवर्धन जो था अपन ने वो देखा था, ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान देख ही लिया था अपन ने। सबसे ज्यादा किसका था? पशुधन का था। अगर परसेंट में बांटेंगे तो कितना है ये? 46.77% है, ठीक है ना। पशुधन, जीवी है, याद रखो, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस मूल्य एडिशन जो देखे थे अपन ने, है ना, प्रचलित कीमतों पर है ये, ठीक है। अग्रिम अनुपात प्रचलित कीमतों पर। इसमें कितनी थी अपनी प्रचलित कीमतों पर? 26.92% थे ना जीवी है कृषि में। तो वो 26.92 को अगर बांटेंगे ना, तो कैसे कैसे? सबसे पहले वही रैंकिंग भी ऊपर देख ली थी। पशुधन आएगा, दूसरे नंबर पर फसल आएगा, तीसरे नंबर पर वानिकी आएगा, चौथे पे मत्स्य आएगा। तो पशुधन का योगदान कितना है? 46.77%। सीधे सीधे पूछेंगे, पहले नंबर पर कौन सा है? पशुधन, 46.77। फिर फसल का कितना है? 46.17। और वानिकी का कितना है? 6.56, है ना। अगर पशुधन में भी देखेंगे, पशुधन को बांटे तो सबसे ज्यादा किसका है? दूध का है। दूसरे नंबर पर किसका है? अन्य का है। फिर आता है पोल्ट्री वगैरह का, फिर अंडों का सबसे कम, ठीक है। ये कोई ज्यादा विशेष याद नहीं रखना, ये याद रखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है। भूमि उपयोग, कहाँ कहाँ भूमि उपयोग हो रहा है, लगभग लगभग हर पेपर में पूछते हैं अपन। तो सबसे ज्यादा अपने यहाँ भूमि का उपयोग किस में हो रहा है? तो सबसे ज्यादा हो रहा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र में, ठीक है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र राजस्थान में कितना है? तो 53.10% है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? तो वो आता है वानिकी का। सबसे ज्यादा किसका है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, कितना? 53.1%। फिर दूसरा आता है वानिकी का, कितना? 8.13%। फिर किसका आता है? कृषि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपयोगों में आता है। इसमें जो है, एक तो बंजर भूमि वाला याद रखो, ठीक है। तो बंजर का कितना है? 10.26%। दूसरे नंबर पर ये है, माफ कर, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वो कितना है? 53.10%। दूसरे नंबर पर क्या आता है? बंजर भूमि, वो कितना है? 10.28%, ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाती है वानिकी, 8.13%। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर प्रचलित जोत धारकों का डेटा आता है कि भाई राजस्थान में जो जोत धारक है ना, जिनके पास कृषि है, उनकी क्या क्या संख्या है क्या नहीं है, कैसे है, ठीक है। तो इनमें जो है ना एक तो ये याद रखना है, कुल जोत धारक कितने हैं? 2015-16 में हुई थी ये लास्ट बार जनगणना, ये गणना जो है इनकी। तो इसमें कितना है? ये 76 लाख लोग हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन से हैं? सीमांत हैं, फिर लघु हैं, फिर अर्ध मध्यम है, फिर मध्यम है, फिर बड़े हैं। क्रम से ही है ये तो। सीमांत कौन से होते हैं? जिनके 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि हो ना, वो सीमांत किसान कहलाते हैं। फिर लघु आ जाएंगे, फिर अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आ जाएंगे, ठीक है। फिर कुल प्रचलित जोत का क्षेत्रफल देखा जाता है ना, इसमें अब देखो क्या क्या काम का डेटा है ना, वो याद रखना है अपने को। तो अपने जो औसत जोत है ना, भूमि जोतों का औसत आकार वो कितना है अपना? 2.73 हेक्टेयर का है औसत जोत का। यानी प्रत्येक अगर बांटा जाए, राजस्थान के प्रत्येक लोगों को अगर जोत बांट देना अपन, तो कितनी औसत निकलेगी वो? तो वो निकलेगी कितनी? 2.73 हेक्टेयर। ये याद रखना है सबसे पहला। फिर महिला जोत धारकों की संख्या याद रखनी है। तो वर्तमान में कितनी है? 7.75। इसमें वृद्धि हुई है 2011 के कंपैरिजन में, कितनी? 41.94% की वृद्धि दर हुई है, ठीक है।
फिर इनका क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग लगभग 16.5 लाख हेक्टेयर है। ठीक, अब 2-3 डेटा हो गया है। वो क्या क्या है, औसत जोत का आकार कितना है, तो 2.73 हेक्टेयर है। उसके बाद महिला जोत धारकों की अगर परसेंट देखेंगे, मतलब इनकी कितना वो जो संख्या कितनी है इनकी, तो वो कितनी है, 7.75 लाख महिला जोत धारक है। इनमें पिछले कंपैरिजन में कितनी वृद्धि दर हुई है, तो 41.94 की वृद्धि हुई है। फिर राजस्थान के 10 कृषि जलवायु क्षेत्र आते हैं, ये उसमें ज्योग्राफी में हो जाएंगे आपके, यहाँ देखने की जरूरत है नहीं इनको। ठीक है, चलो अब खाद्यान्न उत्पादन आता है। ये राजस्थान में अभी जो फसल उत्पादन हुआ है उसमें खाद्यान्न उत्पादन कितना कितना है, राजस्थान कौन से में पहले पे कौन से दूर में, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। खाद्यान्न उत्पादन जो है ना अपना, वो कितना आ रहा है 2024-25 में, कितना रहने के वो है, जो ये है 267, ठीक है, लाख मैट्रिक टन। एलएमटी का मतलब है लाख मैट्रिक टन, 267 लाख। पिछली बार कितना था, ये 241 था। वृद्धि कितनी हुई है, 10.67% की वृद्धि हुई है। ठीक है, याद रख लो। अब कितना है, तो फिलहाल में 267 लाख करोड़ है, लाख मैट्रिक टन है, जिसमें वृद्धि कितनी हुई है, 10%, 10.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 10.6% की। इसमें फिर खरीफ और रबी आता है, तो खरीफ की कितनी है, लगभग लगभग 103 लाख मैट्रिक टन, और रबी ज्यादा है। ठीक है ना, ये याद रखना है अपने को। तो रबी का फसल उत्पादन अपने खरीफ से ज्यादा है रबी का। ठीक है ना, रबी का कितना है, 163 लाख मैट्रिक टन, और खरीफ का कितना है, 103 लाख मैट्रिक टन। चलो अब देखो ये, चलो अब देखते हैं राजस्थान की जो प्रमुख फसलें हैं ना, उसमें राजस्थान के अन्य राज्यों के साथ तुलना क्या है, यानी कि अपनी क्या क्या रैंकिंग है वो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान 5 फसलों में पहले नंबर पर है। ठीक है, कौन कौन सी 5 फसलों में है, तो राय, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज और ग्वार में। ठीक है, तो सबसे पहले पर किसमें, अपन राय और सरसों में, राय और सरसों में पहले नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद बाजरे में, कुल तिलहन में, पोषक अनाज में और ग्वार में। ठीक है, अब वो परसेंटेज और पूछते हैं, तो ये 2 के परसेंट तो उन्होंने 2-3 बार पूछ लिए, तो ये तो याद रखने ही रखने हैं। राय और सरसों में अपना उत्पादन में योगदान कितना है, 46.13% का। बाजरे में कितना है, 44.46% का। ठीक है, फिर कुल तिलहन आता है, कुल तिलहन में कितना है, 22.78% का। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। राजस्थान 5 फसलों में पहले नंबर पर आता है उत्पादन में, कौन कौन सी, राय सरसों में, बाजरे में, कुल तिलहन में, ग्वार में और पोषक अनाज में। ठीक है, फिर राय और सरसों का योगदान कितना है, राजस्थान कुल देश के कितने उत्पादन का कितना करता है, तो लगभग लगभग 46%, 46.13%। बाजरे का कितना करते हैं अपन, 44.66%। ठीक है, फिर उसके बाद एक फसल में राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है उत्पादन में, उसमें कौन है, मूंगफली। ठीक है, मूंगफली में पहले नंबर पर कौन आता है, गुजरात आता है, ये भी पूछा था उन्होंने। ठीक है, तो गुजरात आता है मूंगफली में। ठीक है, राजस्थान कौन से पे आता है, दूसरे पे। फिर आता है ज्वार, चना। ठीक है, कुल दलहन और सोयाबीन, इसमें राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, ज्वार, चना, कुल दलहन, सोयाबीन, मेन तो पहला ही याद रखना है। ठीक है, और देखो ये और याद रखो, दालों में पहले नंबर पर कौन आता है, एमपी, मध्य प्रदेश दाल में पहले नंबर पर है। ठीक है, सोयाबीन में कौन है, महाराष्ट्र है। चने में कौन है, महाराष्ट्र है। ज्वार में कौन है, महाराष्ट्र है। मूंगफली में कौन है, गुजरात है। ठीक है, चलो उसके बाद ये ऊपर देख लिया था अपन ने, एक बार और देख लो अगर देखना चाहो तो। सेवा क्षेत्र का जो जीएसवी है ना, उसमें कौन से क्षेत्र का कौन सा योगदान अपन ने देख लिया था। सबसे पहले पर कौन है, व्यापार, होटल और जलपान, इसका योगदान कितना है, 27.83% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है, स्थावर संपदा, आवासीय गृह, ये ऊपर देखा ही था, 23%। फिर अन्य सेवाएं आती हैं 20%। फिर वित्तीय सेवाएं आती हैं, ठीक है, 10%। फिर परिवहन वगैरह आता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो समाप्त होती है। एक बार इसको वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपका काम बन जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है।